साथियों, ये देखो, अरे ये ऊपर दिखाओ, ये कड़ियाँ हैं हमारे यहाँ पे। और ये कितनी फुट हाइट है इसकी? इन्हें ऊपर से उठाना हो तो उठा लो। हैं 12.5 फुट इसकी हाइट है। मेरे को तो ज़्यादा लग रही है। नहीं, मेरे को ज़्यादा लग रही है जी। 12.5 फुट तो ये लंबाई होएगी। हैं? अगर 14-15 14.5 है ना तो भाई साहब ऊंचाई उससे फालतू है। 20 फुट के नजदीक। ये भाई साहब जितना ये लंबा है ना उससे फालतू है। हाँ, तो 16 फुट 17 फुट हाइट पाएगी या पक्का। देखो 6 फुट है। शुरू में इतनी और नीचे थी ना। हाँ, तो फर्श इतना ज्यादा नहीं होया होगा, 2-3 फुट ऊपर आया। तो अभी मैंने ये देखा कि अब यहाँ पर ठंडक बहुत है और ये 1950 की बनी हुई बिल्डिंग है। अगर 1950 की बनी हुई बिल्डिंग है और आज 75 साल बाद भी वो ज्यों की त्यों खड़ी है, इसका मतलब हमारे पुरखों के पास भवन निर्माण की ऐसी कला थी और गारा में है। ठीक है। अब 100 साल तक अगर आपका भवन चल रहा है और आज के सीमेंट के बनाए हुए तीसरे महीने, दूसरे महीने या चौथे साल, 5वें साल तरेड़ आ जाती है, तो इसका मतलब आज वाले बेवकूफ हैं और हमारे वाले ज्यादा बड़े साइंटिस्ट थे। तो हम उस सारी पूरी रिसर्च को लेकर के सारे देश को बताएंगे, समझाएंगे। मतलब तो वो जो हम जो प्लान कर रहे थे कि कुछ चीजें परमानेंट है, जैसे 14,000 बच्चे परमानेंट प्लान है हमारा कि हम ना तो इससे ज्यादा लेंगे ना इससे कम लेंगे। पहले साल में आपके बच्चे ले लिए हमने आपके गांव से इस कैटेगरी के, भाई म्यूजिक से ले लिया और स्पोर्ट्स से ले लिया। एक बच्चा आपका म्यूजिक का ले लिया, एक स्पोर्ट्स का ले लिया। अगली बार आपके गांव से म्यूजिक और स्पोर्ट्स का नहीं आएगा, अगली बार दूसरे टैलेंट, तीसरे टैलेंट आएंगे, अगली बार कोई और टैलेंटेड बच्चा आएगा। तो अलग टैलेंट के बच्चे ले लिए। अब आपको कुछ सालों के बाद सारे टैलेंट के बच्चे आपके गांव में मिल जाएंगे, तैयार हुए। यानी आज आपने अगर हमको बच्चा दिया है और उसकी उम्र यदि आज के टाइम पे 10 साल के करीब है, जो कि हम लेने का प्लान कर रहे हैं कि 10 साल के आसपास का बच्चा अगर हम लेंगे, तो जब वो 20 साल का होगा, यानी हम 10 साल की मेहनत के बाद उसको आपको प्योर तैयार करके एक ऐसा बच्चा दे देंगे जो टोटल समाज के लिए समर्पित होगा और जिसकी गारंटी समाज में स्थापित होने की गारंटी हमारी होगी। यानी उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसका जीवन कैसे चलेगा, उसका जीवन साथी उसको कैसे चूज करना है और उसको जीवन में कैसे एक सफल वैवाहिक जीवन कैसे बिताना है, उसकी पूरी की पूरी उसको समझ दे करके भेजना अपना टारगेट है। अब मान लो हमने ये ट्राई कर लिया, अब एक आधा बंदा ऐसा होगा यार हमारे तो बड़े हो गए, मान लो इस रेंज से बाहर जा लिए, तो फिर हमने इसका एक प्रोसीजर निकाला है। एक तो जो बंदा वहां काम करेगा उनके बच्चों के लिए हम लोग वहां स्पेस रखेंगे कन्फर्म। भाई मतलब आपका बच्चा चाहे कितनी उम्र हो, उनका हम बेशक हमारे को अलग से करना पड़े, क्योंकि 10 साल के बच्चे की समझ और 15 साल की इकट्ठे नहीं हो सकते ना। तो हमको बनाना है कल्चर बनने के लिए अलग अलग मेंटालिटी के बच्चे एक साथ नहीं आ सकते। अब यह है कि 10 साल का बच्चा किसी का ज्यादा मोबाइल देखता है, किसी का कम देखता है, किसी का बड़े बच्चों के साथ रहता है, कोई अकेला रहता है, वो तो हम मैनेज कर लेंगे समय के साथ। लेकिन बड़ा ही बच्चा उसके साथ रहने लग जाए फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लंबा लेने की प्लान किया कि हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से ले लें कि भाई बच्चे ये तो ले हम इसी एज कैटेगरी से, फिर जो दूसरे बच्चे हैं ना, जो जैसे जो काम करने वाला बंदा है उसका बच्चा, और एक और हमने इसमें कैटेगरी ली है। एक मैं अलग से मतलब कुछ लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा हूं, मतलब अलग लिस्ट है वो। बेसिकली ये उन लोगों की लिस्ट है जो अपनी यात्रा में मैंने देखे कि जिन्होंने अपना स्वार्थ देखे बिना वो जो लगे रहे। देखो महीना 2 महीना या थोड़े बहुत दिन तो आदमी नाटक कर लेता है काम करने का, और थोड़े दिन तो झूठ बोल के काम चला लेता है वो, लेकिन लंबे समय तक नहीं बोल सकता। तो अपना मोर्चा बने हुए 3 साल हो लिए, इसमें बहुत से चेहरे बदले हुए नजर आए। मतलब जैसे किसी की स्टेटमेंट पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और बदली। हमने कुछ ऐसे लोगों की देखा है कि जो डे 1 से जो है उसी तन्मयता से लगे हुए हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, जिन्होंने वापस रिटर्न में ये भी नहीं देखा कि यार मतलब मेरा क्या होगा। वो सिर्फ ये सोच के लड़ रहे हैं कि ये करना जरूरी है, बस। उन्होंने खुद का उनका कोई स्वार्थ मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उनकी भी लिस्ट जो मेरे पास है, उनके भी बच्चे इसके अंदर शामिल होंगे।
अब ये 3 कैटेगरी के लोग हो गए। अब इसमें हमने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हर एक बच्चे के लिए प्लान किया है। तो अब ये फिक्स हो गया अमाउंट, यानी कि 14,000 प्लस 1,400 प्लस उन 1,400 लोगों के और बच्चे 1,000 एक बच्चे और हो जाएंगे मान लो। तो मतलब हमारे पास 15 से 16,000 बच्चों की व्यवस्था का परमानेंट एक इंतजाम होना चाहिए। अब इंतजाम क्या होगा इसमें? एक तो रहने का इंतजाम, एक इनके पढ़ने का इंतजाम, एक इनके भोजन का इंतजाम, एक इनको सिखाने की ट्रेनिंग का इंतजाम, और एक इनके खेलने का इंतजाम, और एक इनकी एक्टिविटीज का इंतजाम। जैसे रहने के लिए हमने प्लान किया है कि हम ऐसा भवन ही बनाएंगे जो हमारे पुराने, अभी राजस्थान में बचे हुए हैं कुछ ऐसे लोग जो पुरानी वास्तु उस भवन निर्माण कला से आपको, हाँ, पुनः बना हुआ, वो लगभग 1000 साल तक चलने वाले भवन वो बना देते हैं, और फिर उसमें ठंडाई भी ठीक रहा है उसके घर में, और मतलब सब कुछ ठीक रहा है। अभी मीटिंग में हूँ मैं, थोड़ी देर में करता हूँ। तो उसमें क्या है कि ये सारा का सारा प्रोसेस में कि वो कर ले, तो ये तो परमानेंट चाहिए अपने को, जिसमें मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि उसमें सूर्य के प्रकाश, ताजी हवा और इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए बेसिकली, बजाय इसके कि आजकल की तरह छोटे छोटे कमरे और वो कबूतर खानों की तरह वो नहीं होगा। दूसरी चीज़, क्लासरूम हमारे होंगे, कोशिश रहेगी हमारी मिट्टी के क्लासरूम्स। बच्चों ने ज़्यादातर समय या तो ग्राउंड में बिताना है या क्लासरूम में, क्योंकि वो जो सोने के लिए जाएंगे वहाँ तो बड़े हॉल होंगे, उसमें अकेले का कमरा तो है नहीं बच्चे का, तो 10-12 बच्चों का है, वो तो सोने के लिए जाएंगे। तो क्लासरूम हमारे इस टाइप के होंगे, जो इस टाइप के डिज़ाइन होंगे, क्योंकि 10-15 बच्चों के बैठने की जगह चाहिए। अब इतना बड़ा कमरा बहुत है 10-15 बच्चों को बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए। भाई जब कोई गुरु उनको सिखा रहा है तब तो बैठ गए नीचे ज़मीन पे, कोई उसमें बेंच नहीं होगा, कोई उसमें टाट पट्टी नहीं होगी, नीचे गोबर की लिपाई होगी, और उसी पे बैठ के वो अपनी विद्या ग्रहण करेंगे, और नीचे ही बैठ के अपना गुरुजी पढ़ाएंगे। अब गुरुजी जो उनको बता रहे हैं वो अपनी समझ जो है वो दे रहे हैं, तो उसके बाद वो बच्चे उसका प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब जो भी उन्होंने सीखा उसका प्रैक्टिकल। मतलब हमारा जो मेन जो सीखने का तरीका रहेगा वो वाद विवाद रहेगा, कि आपने सामने वाले की बात काटनी है, पर्पज ही है भाई मुझे आपके साथ बैठ के काटनी है। अब ऐसे नहीं काटनी है, तर्क देकर काटनी है, कि मान लो एक वस्तु के विषय में, मान लो ये मोबाइल ही है, इसके विषय में मैं कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है और आप कह रहे हो ये बहुत बुरी चीज है। अब मैं तर्क के साथ इसके फायदे गिनाऊंगा, अब आप उन्हीं फायदों को काट सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका नुकसान बताएंगे। फिर इसके बिना जीना कैसे संभव होगा ये आप बताएंगे, क्योंकि आप इसका नुकसान बता रहे हैं, और अगर ये नहीं होगा तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, फिर मैं वो गिनाऊंगा, और फिर एक फाइनल पोजीशन पर पहुंचेंगे जहां किसी का भी नुकसान ना हो। यानी कि बेसिकली सत्य के लेवल पर जाना कि सत्य क्या है। यदि इसके बारे में जानेंगे तो सत्य की एक तो बात कन्फर्म मुझे पता है कि सत्य किसी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी जीव जंतु, किसी प्रकृति, किसी परमात्मा की बनाई किसी वस्तु या किसी भी चीज का वो नुकसान नहीं कर सकता। यानी अगर आपको इसको बनाने के लिए सोना चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, निकल चाहिए, कोबाल्ट चाहिए और धातु चाहिए, और वो निकालने के लिए आपको जंगल काटने पड़ते हैं, और वो जंगल काटने के लिए आपको किसी को बेघर करना पड़ता है और पशु पक्षी मारने पड़ते हैं, तो ये सत्य नहीं है, फिर ये कबाड़ है, फिर ये परमात्मा के खिलाफ है। कोई भी चीज जहां भी प्रकृति का थोड़ा सा भी नुकसान होता है, यदि आप खेत में पेस्टिसाइड डालते हैं और उससे कोई कीड़ा वहां मरता है, तो वो सत्य नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अदरवाइज पूरी प्रकृति ने पूरा सिस्टम बना रखा है, और इन कंपनियों के आने से पहले भी इस धरती पर मानव करोड़ों सालों से जिंदा है। तो वो सभ्यता जब चल रही है, तुम अगर कोई ऐसी चीज लेकर के आओ जिससे कि मतलब किसी का नुकसान ना होता हो तो मान लेंगे, अगर नुकसान होता है तो हमको वो छोड़नी पड़ेगी। आज छोड़ दो, कल छोड़ दो, परसों छोड़ दो, जब मर्जी छोड़ दो, ये आपकी मर्जी है। अदरवाइज आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी, और नहीं तो आपको गुलाम रहना पड़ेगा। तो वो चीज इस टाइप की डिजाइन करेंगे हम लोग कि पूरी खुली हवादार और इस टाइप की मतलब जिसमें वहाँ पेड़ों का भी, खेल के मैदान का भी, वो पूरा का पूरा संरक्षण हम लोग, क्योंकि यहाँ कोई भी नौकरी करने के लिए वहाँ कोई नहीं जाएगा,
ये एक्चुअली डिजाइन हमने जो किया है वो ये किया है कि अगर 15,000 की आबादी अगर एक जगह पर रह रही हो तो 15,000 की आबादी का मतलब ये हो गया कि आप अगर अपने गांव का हिसाब लगाओ तो आपके गांव की आबादी कितनी है? वोट है 3500 वोट का मतलब हो गया लगभग 1.5 गुना लगा लो आप, यानी कि 5,000 के करीब, 5-5.5 के करीब जनसंख्या है। अब मैं अगर 15,000 की बात कर रहा हूँ तो मतलब ऐसे ऐसे 3 गांव मैं वहां बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके गांव के पास जमीन कितनी है टोटल? 14,000 एकड़। अब 14,000 एकड़ में आपके गांव का काम नहीं चल रहा, सब कर्जे में है। कमाल की बात यह है कि हमारे गांव के पास 14,000 एकड़ जमीन है और 5500 की आबादी है। अब मैं आपको 1,000 एकड़ जमीन में 3 गांवों के बराबर सस्टेनेबल कमाई करने वाला पूरा मॉडल बना के दिखाएंगे हम आपको। 14,000 एकड़ जमीन जिस गांव के पास हो, बीघा या एकड़ का फर्क, बीघा या एकड़ का, तो यहाँ कितने बीघे गए? 14,000 बताए करे जी, बीघा या एकड़। तो आपके यहाँ 1 एकड़ में कितने बीघे हैं? हरियाणा का तो सेम ही है जी, 5 बीघे। 5 बीघे का 1 एकड़, 5 कनाल का बीघा और 8 कनाल का एकड़, तो यानी 2 का हो गया लगभग 1.5 बीघा का। तो 14,000 में भी 7,000 एकड़ तो होगी लगभग। तो मैं तो दोनों ही केस में कह रहा हूं, मैं तो 1,000 एकड़ में 3 गांव बसाने की बात कर रहा हूं। उसमें पशुपालन भी होगा, उसमें अपना उत्पादन होगा, प्रत्येक बच्चा उत्पादन करेगा उसके अंदर, मतलब कुछ ना कुछ बनाए, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होगा उसका। अभी इस जो हमारे पूर्वजों के पास में सारी कलाएं ये थी बेसिकली, हम मिस कर गए इसको। हमें इसको वापस जिन लोगों ने इसके ऊपर, जैसे कुछ लोगों ने बीज के ऊपर जबरदस्त काम किया है, खेत के बीज के ऊपर, अपना राजेश भी कुछ जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है। बहुत से लोगों ने गाय के बीज के ऊपर काम किया है, जबरदस्त संवर्धन के ऊपर काम किया है। बहुत लोगों ने पशु पक्षियों पे भी काम, दूसरे और चीजों पे भी काम किया, गाँव पे किया, मतलब हद लेवल पे लोगों ने मेहनत की हुई है। 3 बीज मैंने भी दिए, ज्वार नरमा कपास बीज रखे ना। अच्छा, देसी बीज, हाँ, ज्वार नरमा 3 गुड़ नरमा 1,000 टन में, और कपास RG8 का कपास, RG8, हाँ चलो तो वो बिना पानी इतनी हो रही है, बिना पानी के, ठीक है। तो अब पॉइंट ये आया कि जो चीज़ें वहाँ लंबे समय तक चलनी है फिक्स, वो तो फिक्स होएंगी, बाकी चीज़ें अपने समय के अनुसार में हम लोग चेंज करते रहेंगे कि फिलहाल ये वाली चीज़ें यहाँ चलेंगी, ये वाली क्लास यहाँ चलेंगी। तो जितने भी टैलेंट किसी के पास हैं, आने वाले समय में हमको वो सारे टैलेंटेड लोग चाहिएंगे जो वहाँ अपना योगदान दे दें। कि हमको बिजली पे काम करना, साइंस पे काम करना, खेत में काम करना, पशुओं पे काम करना, वो सिखाने के लिए लोग चाहिएंगे। वो अपने अपना अनुभव शेयर करेंगे। लोग पूरी दुनिया से आओ, आपके पास ऑडियंस खड़ी है इतनी सारी, आप अपनी बात, हम मतलब घंटा 2 घंटा हम केवल और केवल बाहर के गेस्ट का रखेंगे कि नॉलेज आता रहे बच्चों को, कि ऐसे भी बोलना होता है, इस मुद्दे पे ऐसे बोलना होता है। याद कुछ रहे ना रहे, यहाँ सब कॉन्शियस में सारा नॉलेज जाता है, वो हमें मालूम है, वो देख लिया हमने, बचपन में किसी के भाषण सुने थे तो उसके वो डायलॉग याद है, उसके वो डायलॉग याद, उसके वो डायलॉग याद। तो इस तरीके से हम ये प्लान जो कर रहे हैं, इसके लिए अपने को जो फौज तैयार करनी है, उस फौज का सबसे पहला काम होगा इस विजन को गांव के लेवल तक लेके जाना। मान लो गांव को पता ही नहीं है कि आपके गांव के अगले 10 साल या 15 साल की प्लानिंग करके कोई व्यक्ति एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन की तो जरूरत पड़ेगी। भाई हम लोग ये तो नहीं कह रहे ना कि हम कल बदलेंगे हम सब कुछ, क्योंकि हमें यह मालूम है कि जो ये पीढ़ी इस वक्त जिसका सत्यानाश हो लिया, मेरी उम्र और उस मेरे से बड़ी उम्र का, इन्होंने अपने बच्चे बाहर भेज दिए। मतलब अपने बच्चों को लड़ना सिखाया नहीं, अपने बच्चों को कुछ करना सिखाया नहीं। तू तो पढ़ ले, हैं डंगरों का तो हम कर लेंगे, तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं चला जाऊंगा, तू तो पढ़ ले, रोटी तो मैं बना लूंगा, तू तो पढ़ ले, ये काम ही करना नहीं सिखाया। अब मैं हिसार गया था, आज हम बैठे थे वहाँ, नौजवान बच्चे बैठे थे, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई कितने बच्चे? बोला जी कोचिंग सेंटर का हब बन गया हिसार अब।